हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी नौकरी की आज हम फिर लेके आ गए हैं करंट अफेयर्स का सेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये एग्ज़ाम बेस्ड है, प्योरली एग्ज़ाम बेस्ड है। और इसको जो है आप देखिए, इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट्स हो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। और चलिए, अभी ना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का। आज पहला टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक है जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। फुल फॉर्म हुआ इसका सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के हिसार जिले से हैं। वे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कितने? 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो चल रहे हैं, ये 53वें होंगे। वे 24 नवंबर 2025 को शपथ लेंगे। 24 नवंबर 2025 को इनका कार्यकाल कब तक होगा? 9 फरवरी 2027 तक, लगभग 15 महीने का इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान सीजेआई जो है वो कौन है? अभी वर्तमान में भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने इसी साल 14 मई को शपथ लिया था। वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 23 नवंबर को इनकी सेवा समाप्त हो रही है। ये 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि सीजेआई के लिए आयु क्या है? सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। तो ये रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी जगह पे जो है जस्टिस सूर्यकांत को जो है अगला सीजेआई बनाने के लिए राष्ट्रपति ने जो है अप्रूव्ड कर दिया है। सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस संविधान के तहत? संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद 124 है और इसका जो खंड 2 है, इसमें राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? 65 वर्ष। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं, इनके द्वारा कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं पहले। तो उनमें से कुछ कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। बिहार में जब एसआईआर क्या था, इसके बारे में हम पहले भी कई क्लासों में पढ़ चुके हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट को में काम किया गया था उसके बारे में है। तो उसमें क्या हुआ था? बिहार में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। उसकी सूची सार्वजनिक करने के लिए निर्देश दिया गया। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि आप जो ये लोगों के नाम हटाए हैं, इनकी सूची को सार्वजनिक करिए, लिस्ट को, जिससे लोगों को पता चले कि किसका नाम हटा है और किसका नाम जुड़ा हुआ है। आर्मी में क्या किया इन्होंने? 1 रैंक 1 पेंशन को बरकरार रखना। आर्मी में जो है 1 रैंक 1 पेंशन को जो है इन्होंने बरकरार रखने का आदेश दिया था। इस तरह के कई इन्होंने ऐतिहासिक फैसले पहले दिए हैं। तो ये जो है जस्टिस सूर्यकांत जो है ये हमारे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला टॉपिक है हमारा, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हाईवे पर क्यूआर कोड वाले होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया है। क्या है ये देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एवं हाईवे बिल्डरों को क्या बोला है कि आप जो है यूट्यूब के चैनल बनाइए। यूट्यूब के चैनल बनाकर क्या कीजिए? नियमित तौर पर हाईवे परियोजनाओं के विभिन्न चरणों को अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसमें बोला है कि आप यूट्यूब चैनल बना के नियमित तौर पर जो है हाईवे की जो परियोजनाएं हैं उनके किस किस चरण में हो गई हैं उसको अपलोड कीजिए कि कहाँ तक कार्य प्रगति पर हुआ है, किस लेवल पर कार्य प्रगति पर हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसको आप अपलोड कीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा है कि हाईवे पर क्यूआर कोड वाले होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है। क्यूआर कोड वाले होर्डिंग क्यों दिया है ऐसा निर्देश? इससे जो है, जिससे उस सड़क से संबंधित सारे विवरण मौजूद होंगे। इसमें जो है उस जो क्यूआर कोड होगा
उसमें उस सड़क से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि किसने बनाया, कब बनाया, कितना पैसा लगा, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें जानकारी रहेगी। तो कोई भी आदमी अगर किसी को कोई शिकायत करनी है तो उस होर्डिंग में जो QR कोड है उसको स्कैन कर लेगा और स्कैन करके उसकी सारी जानकारी एकत्रित करके और वो शिकायत या कोई सुझाव या कुछ भी करना है वो कर सकता है। तो ये निर्देश जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय FPO सम्मेलन। क्या है FPO? फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। ये जो संगठन बना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना। क्या उद्देश्य है? किसानों की आय बढ़ाना, लागत घटाना, जो किसानों की फसल में लागत लगती है उसको कम करना और उन्हें उचित बाजार मूल्य दिलाना। यानी अगर कोई किसान अपना सामान बेचना चाह रहा है तो उसको उचित बाजार मूल्य मिले, इसको जो है सुनिश्चित करने का इस संगठन का काम है। अब तक 10,000 FPO का गठन हुआ है। अब तक 10,000 FPO गठित हो चुके हैं, जिनसे करीब 52 लाख किसान जुड़े हुए हैं। 52 लाख किसान इनसे जुड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला हमारा टॉपिक है NHAI की KYB। क्या है KYB? अपना वाहन जानो, नो योर व्हीकल। के जैसे बैंकों में KYC होता है, नो योर कस्टमर, तो इसी तरह क्या है? अपना वाहन जानो, नो योर व्हीकल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने क्या किया है? वाहन सत्यापन प्रक्रिया यानी अपना वाहन जानो की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, इजी कर दिया है उस प्रक्रिया को। KYB का पालन नहीं करने वाले वाहनों की फास्टैग सुविधा बंद नहीं की जाएगी। ये बोला है कि अगर पहले एक रूल आया था कि अगर आपका KYB का पालन नहीं करते हैं तो आपकी फास्टैग की सुविधा वगैरह बंद हो जाएगी, लेकिन अब कर दिया है कि ये सुविधा बंद नहीं की जाएगी। और KYB के लिए एक नियम भी आसान कर दिए गए हैं। वाहनों की साइड की तस्वीरों की अब जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब सिर्फ केवल नंबर प्लेट और फास्टैग दिखने वाली सामने की तस्वीर अपलोड करने से की ही आवश्यकता है। मतलब अगर व्हीकल के नंबर प्लेट और फास्टैग दिखने से सामने की तस्वीर को अपलोड कर देंगे तो उसी से जो है हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला हमारा टॉपिक है स्वदेशी हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट। ये क्या देखते हैं? IIT मद्रास ने स्वदेशी तकनीक से विमानों और ड्रोन को हेलीकॉप्टर की तरह सीधे टेक ऑफ और लैंडिंग, VTOL कहा जाता है, टेक ऑफ और लैंडिंग को के लिए स्वदेशी हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट का इस्तेमाल किया है। क्या है? IIT मद्रास ने क्या किया? एक स्वदेशी तकनीक बनाई है। इसमें विमान और ड्रोन को हेलीकॉप्टर की तरह, जैसे हेलीकॉप्टर सीधे लैंड कर जाते हैं और सीधे टेक ऑफ कर जाते हैं, उसी तरह विमान को भी और ड्रोन को भी सीधे लैंडिंग और सीधे टेक ऑफ करने के लिए एक हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट बनाया है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे उन इलाकों में विमान सेवाएं बढ़ाई जा सकेंगी जहां लंबे रनवे या बड़े हवाई अड्डे बनाना कठिन होता है। जहां पे बड़े हवाई अड्डे बनाना दुर्गम इलाके हैं, वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे ये जो है बहुत कारगर साबित होगा। इसके प्रयोग के दौरान विमान ने क्या किया? जब ये प्रयोग किया गया तो विमान ने 1 मीटर प्रति सेकेंड से भी कम रफ्तार में लैंडिंग की। लैंडिंग के टाइम इसका रफ्तार कितना था? 1 मीटर प्रति सेकेंड से भी कम रफ्तार में इसने जो है लैंडिंग कर ली थी। तो इससे क्या होगा? जो हमारे विमान हैं या ड्रोन है, जो सैनिकों के जो हैं ड्रोन वगैरह, वो आर्मी के, तो उनको जो है दुर्गम इलाकों में जो है सीधे टेक ऑफ और लैंडिंग करने में इजी होगी। अगला हमारा टॉपिक है कोयला मंत्रालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोयला मंत्रालय ने क्या किया है? कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ठीक है। कोयला मंत्रालय जो है एक इस नाम से कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ये,
जो देश भर में क्या करेगा, कोयला उत्पादन, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक यानी आवाजाही और सप्लाई चेन मतलब डिलीवरी चेन को जो है ये निगरानी करेगा। ये कोयला मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की तरफ से ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया जाएगा। अब हम चलते हैं स्वदेशी SDR। क्या होता है ये SDR? भारतीय सेना ने अपना पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, SDR का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, खरीदेगा। इस SDR को कौन डिजाइन किया है? DRDO ने इसे डिजाइन किया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने इसे बनाएगा। डिजाइनिंग किया है DRDO ने, ये ध्यान रखने वाला चीज है। डिजाइनिंग किया है DRDO ने, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान ने इसे डिजाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इसे बनाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें सॉफ्टवेयर आधारित मॉड्यूल होगा, सॉफ्टवेयर से चलने वाला मॉड्यूल होगा, जिसमें इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्जन 1.0 होगा। ये वर्जन उसमें डाला जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इसमें हाई डेटा रेट्स होंगे तथा मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की क्षमता होगी, यानी वीकली जोन्स में भी जो है भारतीय सेना को, वीकली नेटवर्क जोन्स में भी जो है भारतीय सेना को इस रेडियो से काफ़ी, SDR से काफ़ी मदद मिलेगी, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, और ये बिल्कुल स्वदेशी होगा। अगला हमारा टॉपिक है अहेड नामक करियर मार्गदर्शक प्लेटफॉर्म। क्या है अहेड? पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन के लिए ड्रीम अहेड द्वारा डेवलप, ड्रीम अहेड एक कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप अहेड नामक AI बेस्ड करियर मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म लागू किया है। ये सब AI बेस्ड है, आजकल AI का ज़्यादा प्रचलन हो गया है, तो AI बेस्ड जितने ऐप है वो यूज में काफ़ी आ रहे हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन के लिए ड्रीम अहेड द्वारा डेवलप अहेड नामक AI बेस्ड करियर मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म लागू कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा? उन्नत डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, दो तकनीक, उन्नत डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तकनीक की मदद से क्या करेगा? बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत करियर सलाह प्रदान करेगा छात्रों को, कि विद्यार्थियों को करियर की सलाह प्रदान करेगा। अगला हमारा टॉपिक है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, LPD। ये बहुत न्यू वर्ड्स है, LPD, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने भारतीय नौसेना के लिए LPD बनाने का समझौता किया है, करार किया है। अब ये LPD क्या है? LPD एक बड़ा अम्फीबियस युद्धपोत है जो सैनिकों, वाहनों, उपकरणों और हेलीकॉप्टरों को समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम होता है। ये एक बहुत बड़ा युद्धपोत है जिसमें क्या होता है ना कि सैनिकों को, वाहनों को, उपकरणों को और हेलीकॉप्टर को समुद्र के रास्ते से अगर किसी जगह पे ले जाना है तो उसमें ये जो है बहुत काम आता है। LPD यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, ठीक है, ये जो है भारतीय नौसेना के पास रहेगा ये। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है IIT जोधपुर ने तैयार किया सुपर मेटल। IIT काफ़ी सेक्टरों में अभी आगे बढ़ रहा है, तो IIT जोधपुर ने जो है क्या किया है? टाइटेनियम एल्यूमिनाइड मिश्र धातु तैयार किया है। किससे तैयार किया है? नियोबियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, और इसके अलावा जो भी चीज़ें इनसे मिला के इन्होंने एक मिश्र धातु तैयार किया है, टाइटेनियम एल्यूमिनाइड। इससे एक सुपर मेटल तैयार कर दिया है इन्होंने। इसे क्या कहा जाता है? TiLCA नाम दिया गया है, TiLCA नाम दिया गया है। यह बेहद हल्का है ये। इस पे 900 डिग्री तक के तापमान का भी कोई असर नहीं होगा, 900 डिग्री तापमान पर भी इस पे कोई असर नहीं होगा। यूज किस में होगा? ये फायदेमंद, बेनिफिशियल किस में होगा? एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरणों में इसका उपयोग फायदेमंद होगा। एरोस्पेस और रक्षा जो उपकरण बनते हैं उनमें इसका जो है उपयोग किया जाएगा। ये बनाया है IIT जोधपुर ने सुपर मेटल, ध्यान रखिएगा, IIT जोधपुर सुपर मेटल। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत क्या है? बर्तन बैंक बनाए गए हैं। प्लास्टिक मुक्त अभियान
प्लास्टिक फ्री जो अभियान चल रहा है भारत में, उसके तहत जो है बर्तन बैंक बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत 2016 में दुर्ग जिला पंचायत सदस्य श्रद्धा पुरेंद्र साहू ने बर्तन बैंक की शुरुआत की थी। कब की थी? 2016 में। वर्तमान में 23 जिलों में यह फैल चुका है। जो बर्तन बैंक है, प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जो बर्तन बैंक बनाया गया था, वो अभी 23 जिलों में फैल चुका है। 1000 गांवों की समितियों के पास 40,000 से अधिक बर्तन है। जो समिति है गांवों की, उनके पास 40,000 से अधिक बर्तन है। बेसिकली ये है क्या कि जो दुर्ग जिला पंचायत की सदस्य थी श्रद्धा पुरेंद्र साहू ने, उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जो डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेटेड होते हैं, उनका उपयोग बंद कर दिया गाँव में, और जो है एक बर्तन बैंक शुरुआत कर निःशुल्क। इसमें जो है कोई भी आदमी अपने घरों के बर्तन को, ग्लास, थाली, जो भी उसके पास उपलब्ध है एक्स्ट्रा, वो उसको दान कर सकता है। और जब गांव में कोई ये होता है, फंक्शन किया जाता है, तो उसमें जो है इससे ही अपना बर्तन जो है चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डिस्पोजल और प्लास्टिक्स का यूज जो है वो बंद हो गया है। ये प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जो है ये किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, पीली मटर पर आयात शुल्क लागू है। पीली मटर, जो मटर है, एक हरी मटर, एक पीली मटर, तो पीली मटर पर जो है आयात शुल्क लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीली मटर पर आयात शुल्क कितना लागू कर दिया है? 30%। इससे क्या होगा? किसानों को राहत मिलेगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जो भारत का मिशन चल रहा है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, उसको गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। और क्या होगा? इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम उठाते हुए क्या चलाया गया था? धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दोनों की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उसमें भी जो है इससे काफी हेल्प मिलेगा, किसानों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जो पैसा मिनिमम जो एमएसपी थी वो भी नहीं मिल पाता था, तो ये शुल्क लगाने से जो है उनको काफी पैसे मिलेंगे और राहत मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है अमेरिका का वर्क परमिट के संदर्भ में नया कदम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये अमेरिकी सरकार ने किया है। अमेरिकी सरकार ने क्या किया है? गैर अप्रवासी कामगारों, जो वहां के नहीं हैं, उनके लिए वर्क परमिट यानी रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज, EAD, रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज, एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स के स्वतः विस्तार को समाप्त कर दिया है। इसको जो सेल्फ ये जो है एक्सटेंड हो जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब क्या होगा? इसके लिए पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। इसमें जो है अब रिव्यू करना जो है वो मैंडेटरी हो गया है। यह नियम कब से लागू हो गया है? 30 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ठीक है, पहले क्या था इसमें? पहले 540 दिनों का विस्तार मिलता था ऑटोमेटिक। अगर किसी का ये एक्सपायर हो गया है तो ऑटोमेटिक 540 दिन जो है वो एक्सटेंशन उसमें मिल जाता था, बट अब नहीं मिलेगा। अब ये रिव्यू होगा और फिर परमिशन जारी किया जाएगा, तभी मिलेगा। रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज है क्या? यह एक कानूनी कार्ड है। यह क्या है? एक कानूनी कार्ड है जो अमेरिका में कुछ विदेशी नागरिकों को कानूनी रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कानूनी कार्ड है। अमेरिका में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं उसको लीगली तौर पर कार्य करने की ये परमिशन देता है। बेसिकली यह उन लोगों को जारी किया जाता है जिनके पास अस्थायी निवासी का दर्जा या ग्रीन कार्ड नहीं है, जिसके पास परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है वहाँ की, या ग्रीन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन लोगों को ये जारी कर दिया जाता है था कि आप भाई ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पे आपको जो है वो रोजगार मिल जाएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि एक विदेशी कर्मचारी विशिष्ट अवधि के लिए देश में काम करने के लिए अधिकृत है। वही मैंने जो बताया, एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जो है इस जो रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज है EAD, इसके तहत जो है आप इस देश में काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। ये इसको वैध करता था। इसकी वैधता 1 से 2 साल तक होती थी। ठीक है, कुछ श्रेणियों में ये 5 साल भी होती है, अलग अलग कैटेगरीज में। बट अब जो है ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होगा और इसके लिए जो है फिर से रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी का एक्सपायर हो जाता है तो पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा, पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है।
और ये EAD है, रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज। इससे पहले भी क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया है, नए H1 वीजा पर $1,00,000 शुल्क लगाया गया था। ये भी एक पिछले कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था। H1 वीजा जो होता है उस पर जो है $1,00,000 जो है शुल्क लगा दिया था अमेरिका ने। तो अमेरिका ये जो है नई नई चीज़ें करते रह रहा है। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है, चाबहारा बंदरगाह। ये देखिए चाबहारा बंदरगाह, चाबहारा बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध में थोड़ी छूट मिली है। क्या है ये, अमेरिका ने ईरान स्थित चाबहारा बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने के लिए छूट प्रदान कर दी है। 6 महीने का इन्होंने जो है रियायत दे दिया है। क्या है ये, वर्तमान में भारत क्या करता है इस बंदरगाह पे, बंदरगाह कहाँ पे है, ईरान में, लेकिन भारत क्या करता है इस बंदरगाह पे, शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन करता है। भारत जो है इस टर्मिनल को संचालित करता है। वहाँ जो भी बंदरगाह पे ये व्यापार से रिलेटेड इशू होते हैं वो शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल पे उसको जो है भारत डील करता है, संचालन करता है, एवं इसके विकास में भारत प्रमुख भागीदार है। और जो ये बंदरगाह है इसको जो डेवलप किया गया था, इसके विकास में भारत की बहुत हिस्सेदारी रही, भागीदारी रही है। तो इसीलिए इस पे जो है अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अभी भारत को 6 महीने के लिए इसमें जो है छूट प्रदान कर दी गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अमेरिकी एवं चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात एवं चर्चित विषय। अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति दोनों राष्ट्रपति का जो है वो मुलाकात हुई, बैठक हुई है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय है आज के डेट में। दक्षिण कोरिया के बुसान में, कहाँ पे, दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ उन दोनों के बीच, ठीक है। तो क्या सब हुआ वो देखते हैं, मुख्य बिंदु क्या सब थी इसमें। तो अमेरिका और की ओर से इस बैठक को क्या G2 समूह की बैठक कहा गया। क्या कहा गया, G2 समूह की बैठक कहा गया। अमेरिका ने कहा है, चीन के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अमेरिका की ओर से इस बैठक को G2 समूह की बैठक कहा गया। 2019 के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात हुई, यानी 6 साल के बाद दोनों देश के राष्ट्रपति जो हैं वो मिले हैं। ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है, बुसान वार्ता को ग्रेट सक्सेस कहा। बुसान वार्ता के बारे में ट्रंप ने जो है कहा कि ये ग्रेट सक्सेस था। ट्रंप, इससे पहले क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। ट्रंप ने मीटिंग से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अमेरिका में 33 साल बाद अर्थात 1992 के बाद परमाणु हथियार परीक्षण दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी। क्या की, 1992 के बाद जो है यहाँ पे परमाणु हथियार परीक्षण नहीं हुए थे, तो उसको दोबारा शुरू करने की जो है घोषणा ट्रंप ने कर दी थी। चलिए, तो इस मीटिंग में और क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, तो चीन पर टैरिफ दर 57% से घटाकर 47% करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने जो है सभी देशों पे जो टैरिफ वगैरह लगा दिए थे, उसमें चीन पर जो है 57% टैरिफ लगाया गया था। टैरिफ क्या है, टैक्स है ये। तो टैक्स लगाया गया था जो घटाकर अभी 47% करने पर सहमति जताई गई है। इस वर्ष के शुरुआत में चीन पर फेंटेनाइल क्या है, एक दर्द निवारक दवाई है, न्यूरोलॉजिकल दवाई है ये, दर्द निवारक, जो कैंसर वगैरह में भी और आफ्टर सर्जरी ट्रीटमेंट्स में जो है ये काम आती है। इसको बनाने वाले उपयोग में होने वाले रसायनों की बिक्री के लिए दंड के रूप में लगाए गए 20% टैरिफ को भी घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी जो इस वर्ष के शुरुआत में चीन जो है वो फेंटेनाइल जो है बनाने में जो रसायन उपयोग होते हैं, केमिकल्स उपयोग होते हैं, उसकी बिक्री में जो है उसके रूप में उस दंड लगाया था चीन पे, और उस तरह जो है 20% टैरिफ कर दिया था उस पे। अब वो घटाकर 10% कर दिया गया है। चीन ने क्या आश्वासन दिया, चीन ने भी आश्वासन दिया कि वो अवैध फेंटेनाइल व्यापार पर अंकुश लगाएगा, जो अवैध रूप से इलीगली होता है उस पर अंकुश लगाएगा। अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को फिर शुरू करेगा, उसने भी चीन ने बंद कर दिया था अमेरिकी सोयाबीन खरीदना, तो अब उसको जो है वह दोबारा खरीदेगा। तथा रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को बनाए रखने का वादा किया है। रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अभी आगे भी इस सेशन में आगे इस टॉपिक पे चर्चा होगी। रेयर अर्थ मैग्नेट आगे ये पॉइंट है भी,
तो हम उस टाइम इसको डिस्कस करेंगे। तो रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को बनाए रखने का वादा किया है। चीन ने ये आश्वासन दिया है कि हम जो है अवैध फेंटेनाइल व्यापार पर अंकुश लगाएंगे, अमेरिकी सोयाबीन खरीद को फिर शुरू करेंगे और रेयर अर्थ मैग्नेट जो एक दुर्लभ खनिज है इसके निर्यात को बनाए रखेंगे, ये वादा किया है। अब ब्राजील एवं भारत पर जो है वो 50% रह गया है टैरिफ और कनाडा पर 35% टैरिफ लागू है। बाकी देशों पे तो कम हो गए, लेकिन अभी इन देशों पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ जो है अमेरिका का लागू है। ब्राजील एवं भारत पर 50%, कनाडा पर 35%। ब्राजील पर टैरिफ क्यों लगाया गया था? ब्राजील पर फ्री स्पीच विवाद और राजनीतिक मतभेद था, पॉलिटिकल जो मतभेद था उसके चलते जो है, पॉलिटिकल क्लैश के चलते जो है सबसे ऊंचा टैरिफ इन पे लगाया गया था। और भारत पे क्यों लगाया गया था? भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण दोगुना शुल्क तय किया गया था। जो रूस से तेल खरीदे थे उस पे जो उस कारण से जो है इस पे दोगुना शुल्क तय किया गया था। तो अभी रूस की कई कंपनियों से जो है तेल खरीदने पे अभी रोक लग गई है, अभी तेल भारत नहीं खरीद रहा है उनसे। और कनाडा पे क्यों लगा था? कनाडा पर 35% टैक्स फेंटेनाइल सहयोग में कमी का हवाला। क्या बोला था कि आप जो है फेंटेनाइल जो प्रोडक्शन है उसके सहयोग में आप कमी कर रहे हैं, तो इस कारण जो है आप जो है 35% टैक्स देंगे, ये लेके जो है इन पे टैक्स लगा दिया था। तो ये टॉपिक काफी अभी हाईलाइटेड है। अमेरिका और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात एक चर्चा का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इनमें इनकी जो बैठक हुई उसमें ये इम्पोर्टेंट जो इश्यूज थे उस पर डिस्कशन किया गया। कुछ चीज़ों पे अमेरिका ने सहमति जताई है, कुछ चीज़ों पे चीन ने सहमति जताई है। अब फाइनल डिसीजन इसका जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद ये फाइनल होगा। अगला, अभी हमने बात करी थी रेयर अर्थ मैग्नेट की, चलिए अगला टॉपिक हमारा वही है रेयर अर्थ मैग्नेट। क्या है ये रेयर अर्थ मैग्नेट? चीन जो है भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट, क्या है ये, एक दुर्लभ खनिज है, के आयात का लाइसेंस देने के लिए राजी हो गया था। बीच में ये बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी जो है चीन जो है भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट जो है एक दुर्लभ खनिज है जो चीन में पाया जाता है, उसके आयात का लाइसेंस देने के लिए राजी हो गया था। इसके लिए 50 कंपनियों में, भारत की 50 कंपनियों ने आवेदन किया था, बट 4 कंपनियों को अप्रूव किया है चीन ने। इसमें कंपनियों में कौन कौन है? जय मशीन लिमिटेड, द डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंटिनेंटल एजी और हिताची अस्टेमो, ये जो है शामिल है। इसका उपयोग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर स्मार्टफोन तक में किया जाता है। ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, ये जो दुर्लभ खनिज है, इसका उपयोग किस में? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर स्मार्टफोन तक में किया जाता है। चिप निर्माण एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए यह आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। चिप निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए यह आवश्यक है। अमेरिका की तरफ से व्यापार नीति में बदलाव के बाद चीन ने भारत समेत कई देशों में रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि अमेरिका से जो व्यापार नीति में चेंज हुए थे, उसने टैरिफ लगा दिया और कई सारे इश्यूज हुए थे, तो उस कारण चीन ने क्या किया, भारत समेत कई देशों में जो है इस मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, सप्लाई नहीं हो रहा था। उससे हमारा जो है ये आशा जताई जा रही थी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो उद्यम है उस पर काफ़ी प्रभाव आएगा, स्मार्टफोन्स पे काफ़ी प्रभाव आएंगे, बट अभी जो है ये शुरू हो रहा है वैश्विक स्तर पर। अब इसका जो वैश्विक स्तर है उसमें चीन की हिस्सेदारी 61% है उत्पादन में, प्रोडक्शन में 61% तक उत्पादन है यहाँ पे पूरे विश्व का, एवं प्रोसेसिंग में चीन की 9% हिस्सेदारी है। और इसका जो प्रोसेसिंग होता है उसमें चीन की 9%, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 61% है, काफी ज्यादा है। विश्व का, पूरे विश्व का 61% यहीं पे प्रोडक्शन है। अगला हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन संधि। हनोई जगह पे 72 देशों ने क्या किया है? दुनिया का पहला संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन साइन किया, संधि साइन करी है, ट्रीटी। यह संधि जो है 2024 में यूएन महासभा ने मंजूर की थी। 2024 में ही यह संधि को मंजूरी दी गई थी, बट इसे अब अपनाया गया है, डिले से अपनाया गया है इसे। इसका फायदा क्या होगा? इससे साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा, लीगल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा, किस तरह साइबर अपराधों से निपटा जाए, उसके लिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन
साइन किया गया है। अगला हमारा टॉपिक है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट ने 2025 की तीसरी तिमाही में $100 अरब का राजस्व हासिल कर दिया गया है। काफ़ी इसका जो राजस्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तीसरी तिमाही में इसने जो है $100 अरब का जो है रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है। अगला टॉपिक है अमेरिका के सर्जन जनरल कौन हो गए हैं? अमेरिका के चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ा पद है ये सर्जन जनरल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने किसको नामित किया है? डॉक्टर केसी मिन्स। डॉक्टर केसी मिन्स को नामित किया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने जो चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा पोस्ट होता है सर्जन जनरल, उसके लिए जो है डॉक्टर केसी मिन्स को जो है नामित किया है। सर्जन जनरल के लिए केसी मिन्स नामित हुए हैं। अगला टॉपिक हमारा है महिला क्रिकेट विश्व कप। काफ़ी अभी हाईलाइटेड टॉपिक है ये, तो इसका देखते हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये जो है सेमीफाइनल मैच हो रहा था। 2 सेमीफाइनल हो रहे थे। एक जो है दक्षिण अफ्रीका और इसके बीच था, और दक्षिण अफ्रीका जीता था, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच था। तो इसमें जो है भारत जीत गया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए महिला वनडे इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है, बिगेस्ट जीत है ये। 339 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। यानी इतनी बड़ी लक्ष्य का पीछा जो है आज तक महिला वनडे इतिहास में नहीं हुआ था। फाइनल 2 नवंबर को इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला जाएगा। फाइनल यहीं पे होगा। किसके किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका और भारत खेलेगा फाइनल। इससे पहले 2 बार भारतीय टीम कब 2005 में और 2017 में फाइनल खेली है। 2 टाइम ये जो है टीम अपनी फाइनल में गई है, पर हार गई है। कब हारी? 2005 में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और 2017 में इंग्लैंड से हार गई। ठीक है, 2 बार फाइनल में गई और दोनों बार हार गई। ये भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है फीडे शतरंज विश्व कप। क्या है ये? गोवा में 1 नवंबर 2025 से फीडे शतरंज विश्व कप 2025 शुरू होगा। 1 नवंबर 2025 से जो है ये टूर्नामेंट गोवा में होगा तथा 27 अक्टूबर 25 तक चलेगा। ठीक है। दुनिया का सबसे मशहूर शतरंज इवेंट है ये। दुनिया का सबसे मशहूर शतरंज इवेंट है और 23 साल बाद आफ्टर 23 ईयर्स जो है ये भारत में हो रहा है। यह जो है 2022 चेन्नई ओलंपियाड के बाद देश में होने वाला सबसे बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। 2022 चेन्नई ओलंपियाड के बाद ये देश में इससे बड़ा जो है कोई टूर्नामेंट शतरंज का आयोजन नहीं किया गया है। भारत वर्तमान विश्व चैंपियन हमारे कौन है? डी गुकेश। जो शतरंज के विश्व चैंपियन है वो भारत से हैं, डी गुकेश। उसके नेतृत्व में भारत खेलेगा। भारत के 24 खिलाड़ी 24 प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं। किसी भी देश का सबसे ज़्यादा खिलाड़ी खेलने का भी ये रिकॉर्ड है। 24 प्लेयर्स किसी भी देश के नहीं खेल रहे हैं और विश्व के कुल 206 खिलाड़ी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। टॉप 3 खिलाड़ी कौन है? वो भी भारतीय ही हैं, डी गुकेश, अर्जुन गैरिगैसी और आर प्रगनंदा। ये तीनों जो है भारत के टॉप 3 खिलाड़ी हैं। दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। दिव्या देशमुख जो है वो इस टूर्नामेंट की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। यह टूर्नामेंट कब होता है? हर 2 साल में होता है इसका आयोजन। इसके टॉप 3 खिलाड़ी जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसके जो टॉप 3 खिलाड़ी होंगे वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो किस टूर्नामेंट के लिए? कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जो कैंडिडेट्स का विजेता फिर क्या करेगा? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगा उस मैच में जो मौजूदा विश्व चैंपियन होगा, कौन है मौजूदा विश्व चैंपियन? डी गुकेश, भारत के डी गुकेश, उसको जो है वो चुनौती देगा। ठीक है। ये इस टूर्नामेंट के जो है वो है
कैसे कैसे होगा और कौन क्या करेगा। तो इसमें जो है टॉप 3 खिलाड़ी जो हैं वो पहले एक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होगा उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, और फिर जो इसका विजेता होगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में विश्व चैंपियन जो रहेगा, जो डी गुकेश है, उसको चुनौती देगा। अगला हमारा टॉपिक है क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन। क्या है ये? नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्या किया है? क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन जीत लिया है। इसमें हमारे डी गुकेश भी खेल रहे थे बाहर से, लेकिन वो क्या हुआ, मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश चौथे स्थान पर रहे। ये जो है जीत नहीं पाए, हार का सामना करना पड़ा इन्हें, तो ये चौथे स्थान पर रहे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट। ये हांगकांग का होता है, हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025। कब होना है ये? 7 से 9 नवंबर तक। ठीक है, 3 दिन का ही मुकाबला होता है, ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 3 दिन का। इसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय टीम हिस्सा लेगी, 12 टीमें खेलती हैं। 3 दिन में कुल 29 मुकाबले होंगे। इसमें 3 दिन में कितने मुकाबले होते हैं? 29। हर मैच में कितने ओवर होंगे? 6-6 ओवर। सिक्सेस नाम से ही इसका कंफर्म है, हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो ये 6-6 ओवर का मैच है, और जिसमें हर टीम में 6-6 खिलाड़ी होंगे, और इसमें प्लेयर्स भी कितने होंगे? 6-6 खिलाड़ी होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि। वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। क्या चीज़ की उपाधि दी गई? नाइटहुड। ये क्या है नाइटहुड की उपाधि? नाइटहुड जो है ये ब्रिटिश राजशाही का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है ये ब्रिटिश राजशाही का। ठीक है, यह सम्मान उन्हें किसने दिया? प्रिंसेस एनी ने दिया। प्रिंसेस एनी जो वहाँ की है, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, उन्होंने जो है इसे यह सम्मान दिया। इन्होंने कि जो जेम्स एंडरसन हैं, इन्होंने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2024 में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब जब इन्हें नाइटहुड की उपाधि दे दी गई है, तो अब ये क्या कहलाएंगे? ये सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। नाइटहुड की उपाधि ग्रहण करने के बाद ये सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 17 वर्षीय क्रिकेटर की मौत। एक दुखद घटना हुई है। 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कौन है? बेन ऑस्टिन। मेलबर्न में अभ्यास सत्र के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई। कैसे डेथ हुई? अभ्यास कर रहे थे और इनको जो है गेंद जो है वो गर्दन पे आके लगी। इन्होंने नेक गार्ड नहीं लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था बट नेक गार्ड नहीं लगा हुआ था, तो वो गेंद जो है वो गर्दन पर आकर लगी और उससे जो है इनकी मौत हो गई। इसको श्रद्धांजलि या शोक मनाने के लिए महिला विश्व कप जो अभी चल रहा है भारत में, उसमें भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे थे। इनको एक श्रद्धांजलि या इन शोक प्रकट करने के हिसाब से जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल मैच हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल करी, उसमें सभी खिलाड़ी जो है वो काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल करने का फैसला। ठीक है, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रदेश कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। क्या किया है? तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रदेश कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। ठीक है, यह हमारे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन है। तो ये हमारा जो आज का था ये सारा टॉपिक था हमारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इशूज़ थे इसमें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित होंगे। हमने उस हिसाब से इसको बनाने का प्रयास किया कि बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बातें थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगी, मैंने उसी को जो है हमने इसमें कंपाइल किया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा तो उनको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो फिर कल मिलते हैं नए सेशन, नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग को
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।